शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यास तूफान की। इसको लेकर यूपी में अब ब्लू अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुल 27 जिलों में बारिश की पूरी संभावना है। आज से 29 मई तक मौसम का मिजाज बदल सकता है। चक्रवात यास के मद्देनजर ये चेतावनी जारी की गई है। तेजी से पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है यास तूफान। बड़ी खबर, यूपी में ब्लू अलर्ट है यास तूफान को लेकर। आज से 29 मई तक बदला रह सकता है मौसम। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है इस चक्रवात के मद्देनजर चेतावनी जारी की गई है। तेजी से पूर्वी तट की ओर यास तूफान बढ़ता जा रहा है। अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से है। बहुत बड़ी लूट हुई है वहां पर। लोनी के ट्रोनिका सिटी इलाके में घर के भीतर डकैती। अंसल विहार में हथियारबंद बदमाशों ने घर में लूट की है। परिवार को बंधक बनाकर करीब 1 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। गन पॉइंट पर 5 से 6 बदमाशों ने इस लूट को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस की कई टीमें इन लुटेरों को तलाशने में जुटी हुई हैं। अंसल विहार में हुआ गाजियाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने घर में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। परिवार को बंधक बनाया और करीब 1 करोड़ रुपए गन पॉइंट पर लूट लिए। 5 से 6 इन बदमाशों की संख्या बताई जा रही है जिन्होंने इस लूट को अंजाम दिया। पुलिस अब इनकी तलाश में। लोनी के ट्रोनिका सिटी इलाके में घर के भीतर डकैती। अंसल विहार में हथियारबंद बदमाशों ने इस लूट को अंजाम दिया। 5 से 6 बदमाश थे जिन्होंने इस लूट को अंजाम दिया गन पॉइंट पर, और अब पुलिस को इन बदमाशों की तलाश। गाजियाबाद से खबर। लोग थे, किस तरीके की वारदात थी, किस किस को गन पॉइंट पर रखा था? वो तो इस बारे में मेरे भतीजे बताएगा। मैं तो अपने रूम में थी, बाहर से तो नहीं तो वो काबू में करके लाए थे ना, वो बंदूक लगा के। तो आपको भी लगाया था? जी, आपके ऊपर भी हथियार लगाया था क्या? नहीं, मेरे भतीजे के ऊपर। उसको लेकर गए थे? कितनी उम्र है भतीजे की? 21-22 का है। अच्छा, उसको लेकर अंदर आए थे? हाँ, मेरा बेटा भी था 16 साल का। तो दोनों को लेके आए थे वो बंदूक। अच्छा, उसके बाद कितने लोग थे? 6 लोग थे। चलो, तो यहाँ से क्या क्या लेके गए, कुछ बता पाएंगे आप? तो इस बारे में तो नहीं पता है। पैसे वैसे कितने बजे की घटना है? आपकी घटना है? 2:30 बजे की है। 2:30 बजे हम ये पूछना चाह रहे थे सवाल, क्या आपके ऊपर भी गन लगाई थी, हथियार लगाया था? तो आपको कहाँ बंद कर दिया, क्या किया आपके साथ? ऐसे हमें सारे मेरे बच्चों को, मुझे सबको यहाँ बिठा दिया। वो बंदूक लेके खड़ा हुआ था और ये कह रहा था, देखो ये सोच रहे तू खाली है, ये भर रही है ये बंदूक, और तुझे अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है, बता मुझे हाँ क्या क्या है, तेरी चीजें कहाँ है, पैसा कहाँ है, और इनकी जो भी कुछ है यही है। कैसे क्या क्या कैसे थे लोग, मतलब कितने जवान थे, बड़े बुजुर्ग थे, कितनी उम्र हो गई? सारे जवान थे। भाषा कैसी थी उन लोगों की? हमारे जैसी, आपके जैसी भाषा थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गाजियाबाद में बहुत बड़ी लूट की वारदात हुई है। लोनी के ट्रोनिका सिटी इलाके में घर के अंदर डकैती डाली गई है। कुछ बदमाशों द्वारा अंसल विहार में हथियारबंद बदमाशों ने घर में डकैती को अंजाम दिया और बताया जा रहा है करीब 1 करोड़ की डकैती इन्होंने की है। पूरे परिवार को बंधक बनाया गया और परिवार का कहना है कि गन पॉइंट पर उन्हें डराकर उन्हीं से पूछा गया कि कहां पर कौन सा सामान रखा है, कीमती जेवरात, नकदी, सब कुछ पता बदमाश बंदूक की नोक पर पूछ रहे थे। और उसके बाद ये देखिए किस तरह ये घर की जो तस्वीरें हैं, एक एक अलमारी, एक एक जगह छानी इन बदमाशों ने, और उसके बाद करीब 1 करोड़ की डकैती को अंजाम देकर वहां से निकल गए। इस पूरी घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिवार को बंधक बनाकर 1 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया गया है। गन पॉइंट पर 5 से 6 बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया। लोनी के ट्रोनिका सिटी इलाके में घर के अंदर किस तरह डकैती डाली गई। अंसल विहार इलाके में कुछ हथियारबंद बदमाश घुसते हैं, 5 से 6 जिनकी संख्या बताई जा रही है, और घर में लोगों को गन पॉइंट पर रखकर पूरे घर में लूट को अंजाम देते हैं। और करीब 1 करोड़, परिवार का दावा है कि 1 करोड़ की डकैती उनके घर में हुई है। वहीं कोरोना कंट्रोल के लिए सीएम का तूफानी दौरा जारी है। आज बस्ती और सिद्धार्थनगर में तैयारियों को परखेंगे मुख्यमंत्री योगी। सुबह 10 बजे से गोरखपुर से सिद्धार्थनगर रवाना हो जाएंगे। सिद्धार्थनगर में निरीक्षण के बाद बस्ती जाएंगे सीएम, और बस्ती में निरीक्षण के बाद शाम को लखनऊ में अहम बैठक होगी। हर एक मंडल में जाकर जिलों का दौरा कर रहे हैं इन दिनों। आज बस्ती और सिद्धार्थनगर जाने वाले हैं सीएम। सुबह 10 बजे गोरखपुर से सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हो जाएंगे और सिद्धार्थनगर में सबसे पहले निरीक्षण करेंगे, कोरोना की तैयारियों का जायजा लेंगे और फिर यहां से बस्ती निकल जाएंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी समझ लीजिए।
सुबह 10 बजे गोरखपुर से सिद्धार्थनगर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 11 बजे पुलिस लाइन सभागार में ऑफिसर्स के साथ वहां पर बैठक करेंगे। फिर अफसरों और जनप्रतिनिधियों से अहम चर्चा करेंगे, कोरोना के जमीनी हालात को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सिद्धार्थनगर में कुछ इस तरह उनका कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद सिद्धार्थनगर से दोपहर 1:30 बजे के आसपास बस्ती के लिए निकल जाएंगे और बस्ती पुलिस लाइन पहुंचेंगे। दोपहर 1:35 पर कोविड कमांड सेंटर का बस्ती में निरीक्षण करेंगे। दोपहर 2:25 पर गांव का भ्रमण करेंगे, यहां पर भी लोगों से बात करेंगे, व्यवस्थाओं को परखेंगे और दोपहर 3 बजे अफसरों के साथ बैठक करेंगे और शाम को लखनऊ लौट आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। सीएम योगी के बस्ती दौरे को देखते हुए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। सीएम यहां लगभग 2.5 घंटे के दौरान कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे, अहम बैठकें करेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए गांव-गांव टेस्टिंग अभियान तेज हो गया है। वाराणसी में कैंट विधायक ने डूडा के विकास कार्य में निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी पकड़ी। बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने बालू में मिट्टी मिलाकर काम करने को लेकर सवाल उठाया और लापरवाही को लेकर डीएम से कार्रवाई की मांग की। कुशीनगर का दौरा कर सीएम ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और कहा, यूपी में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट हुए हैं। हमारी नीति से एक्टिव केसेस में काफी कमी आई है। पूरे प्रदेश में 2200 एम्बुलेंसेज लगी हैं। 1 जून से पूरे यूपी में वैक्सीनेशन होगा। महाराजगंज में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सरकारी योजनाओं का जायजा लिया, साथ ही फरिंदा कस्बे के बनकटी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर घाट पर दफनाए शवों की कब्र से चुनरी हटाने से जुड़ा वीडियो सामने आया है। इसमें चुनरी हटाने वाले दोनों आरोपी पुलिस के साथ नजर आए और खबर है कि पुलिस की मौजूदगी में चुनरी और लकड़ियों को हटाया गया। सिद्धार्थनगर में कोविड वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। यहां पर 20 लोगों को दूसरी डोज में कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन लगा दी गई। अब इस मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। बलिया में 6 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जिनका वाराणसी के बीएचयू में इलाज चल रहा है और सीएमओ की माने तो बलिया के अस्पताल में अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। गाजीपुर की माणीपुर ग्राम सभा में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन किया गया। यहां पर 106 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। कई लोगों को मेडिकल किट्स भी उपलब्ध कराई गई। सोनभद्र में सभासद राहुल श्रीवास्तव अपने वार्ड में खुद सैनिटाइजेशन करते दिखे। खुद मशीन खरीदकर अपने इलाके के लोगों को जागरूक करने के साथ सैनिटाइजेशन कराया। आजमगढ़ में जहरीली शराब से मौत के मामले में पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो मोतीलाल गैंग D74 का सदस्य है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। और पूर्वांचल की खबरें अपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू है और यूपी सरकार हाईकोर्ट को कोरोना रोकथाम की जानकारी देगी। ग्रामीण इलाकों में क्या कदम उठाए गए हैं, उसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी जाएगी। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दिया जाएगा। सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच में होगी। और पिछली सुनवाई में आपको बता दें, अदालत ने केंद्र और यूपी सरकारों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए थे और कई बिंदुओं पर जवाब तलब भी किया था। हालांकि ग्रामीण इलाकों में 2-2 एसी उम्र एम्बुलेंस मुहैया कराए जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है, लेकिन बाकी के क्या इंतजाम है उससे संबंधित सूचनाएं आज यूपी सरकार कोर्ट में देगी। दोपहर 2 बजे से वर्चुअल सुनवाई शुरू होगी। यूपी सरकार कोर्ट को कोरोना रोकथाम की जानकारी देगी। प्रदेश में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी हाईकोर्ट लेगा। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जहां एक और कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है, तो ब्लैक फंगस की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के पिछले 24 घंटों में 3,371 नए मामले आए और इसी दौरान 10,540 मरीज डिस्चार्ज हुए, स्वस्थ हुए। प्रदेश में ब्लैक फंगस का आंकड़ा 800 के पार चला गया और यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 75% से ज्यादा घटकर 62,271 पहुंच गई है। फिलहाल ब्लैक फंगस लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है, ये अब नई चिंता।
800 से ज्यादा केसेस ब्लैक फंगस के उत्तर प्रदेश में। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, सबसे पहले बताइए कि लखनऊ के आंकड़े क्या कहते हैं, यहाँ का ताजा हाल क्या है कोरोना के लिहाज से? आशा, कोरोना के लिहाज से बात करें तो जो 24 घंटे में मामले आए लखनऊ में वो 129 नए मामले सामने आए हैं। यानी समझा जा सकता है कि केसेस की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। जहां पर राजधानी लखनऊ में पहले 6,500 तक मामले 24 घंटे में आते थे, वहां पर अब सिर्फ 129 मामले 24 घंटे के दौरान आए। और पिछले कुछ दिनों का अगर हम पूरा रिकॉर्ड देखें तो डे बाई डे ये आंकड़ा जो है वो कम ही होता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोरोना से राहत जरूर है, लेकिन अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस जो है वो परेशान कर रहा है। उसकी वजह से समस्याएं बढ़ी हुई हैं। एक तरफ कोरोना के मामले तो 129 है, लेकिन अगर ब्लैक फंगस के केसेस को देखा जाए तो अब उत्तर प्रदेश लखनऊ में पहले अगर हम खाली बात करें तो 269 केस हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में 800 से ज़्यादा केस हैं, लगभग 820। लखनऊ में जो केस हैं उनकी अगर हम बात करें 24 घंटे के आंकड़ों की तो 25 नए मामले सामने आए हैं, 5 मरीजों की मौत हुई है। और दिन ब दिन जिस तरह से केसेस की संख्या ब्लैक फंगस के बढ़ रही है वो चिंता बढ़ाती जा रही है। क्योंकि कोरोना के जब केस आ रहे थे तो वहाँ पर उससे लड़ने के लिए बेड बढ़ाने की ज़रूरत थी, वो बढ़ा दिए गए। ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, अगर प्रदेश में नहीं मिली तो बाहर से मंगा ली गई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ब्लैक फंगस के साथ यही है, बेड तो है लेकिन उसके इलाज में जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल होना है वो कहाँ से आए, क्योंकि वो इतना सीमित है कि केंद्र से जैसे ऑक्सीजन दूसरे राज्यों से आ रही थी, इस तरह से इस इंजेक्शन को नहीं मंगाया जा सकता। केंद्र हर राज्य को कुछ इंजेक्शन आवंटित कर रहा है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से वो बहुत कम है। बल्कि अगर हम जहाँ से निजी अस्पतालों को इंजेक्शन बढ़ रहा है वहाँ के लोगों की बात करें तो वो खुद ये मानते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा जैसे हालात इस समय हो चुके हैं जी। और यही बड़ी वजह है कि ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर अब सभी परेशान हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने अब ये निर्देश भी जारी करे हैं, जो कल टीम 9 की बैठक की मुख्यमंत्री ने उसमें ये साफ कहा है कि इस पूरे प्रदेश में जहां भी ब्लैक फंगस का इलाज होगा किसी भी अस्पताल में हो वो SGPGI लखनऊ के निर्देशन में होगा। यानी उन्हें कोई भी मदद चाहिए SGPGI को हर केस की जानकारी दी जाएगी, उससे गाइडेंस लिया जाएगा। जी जी। VC के माध्यम से उनकी मदद ली जाएगी, ऑनलाइन उनका टेली कंसल्टेशन दिया जाएगा। यानी पूरी जो बागडोर है इस पूरे काम की वो अब SGPGI को सौंपी गई है। लेकिन सवाल फिर वही आता है, SGPGI इलाज की तकनीक बता सकता है, बेहतर इलाज कैसे करे बता सकता है, बिल्कुल, लेकिन इंजेक्शन उपलब्ध नहीं करा सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने शैलेश, उसके लिए तो इंजेक्शन चाहिए होगा, एम्फोटेरिसिन B का इंजेक्शन चाहिए ही होगा, उसकी उपलब्धता होनी ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश आपका इन डिटेल्स के लिए, इस अपडेट के लिए। वैक्सीन सेंटर पर डोज वाला धोखा। जी हां, अगर आप भी वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और दूसरी डोज लेने जा रहे हैं तो सावधानी बरतना आवश्यक है। सावधानी वैक्सीन से नहीं बल्कि वैक्सीन सेंटर पर लगाई जा रही डोज को लेकर है, क्योंकि हो सकता है सेंटर पर बैठे लापरवाह लोग आपके साथ दूसरी डोज में धोखा कर दें और गलत वैक्सीन लगा दें। ये हमारे आरोप नहीं बल्कि सिद्धार्थनगर से सामने आई वो हकीकत है जो स्वास्थ्य महकमे की पोल खोल रही है। कोरोना से जिंदगी हो रही बेहाल, वैक्सीन की कॉकटेल करेगी बेड़ा पार। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। वैक्सीन का कॉकटेल सुनने में हो सकता है हैरान करने वाला हो, लेकिन सिद्धार्थनगर के स्वास्थ्य विभाग ने जो कारनामा कर दिखाया है उससे तो कम से कम यही लग रहा है कि वैक्सीन का कॉकटेल अब लोगों की जिंदगी को कोरोना से बचा लेगा। कारनामा क्या हुआ है आप खुद ही सुन लीजिए। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। हाँ, दूसरी वैक्सीन उसके जगह पर कोविशील्ड की जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया। तो कोई दिक्कत हुई लगने? नहीं, दिक्कत तो डर तो हमेशा बना रहा। दूसरा खुराक लगा दिए इन लोगों ने, कोवैक्सीन लगा दिया। लगाना चाहिए ये कोविशील्ड लगाना चाहिए। तो अभी तो भी अंदर वो बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ न कुछ जरूर हो न जाए। पहली डोज में लगाई गई कोविशील्ड, दूसरी डोज में लगाई कोवैक्सीन। सिद्धार्थनगर के स्वास्थ्य विभाग के इस कारनामे से लोग खौफजदा हैं।
लोगों के दिल किसी अनहोनी से धड़क रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन का कॉकटेल लगवा चुकने वालों में अकेले राम सूरत नहीं है, बल्कि 20 लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन की कॉकटेल दी है। हालांकि अभी तक किसी तरह की दिक्कत की शिकायत लोगों ने नहीं की है। कोरोना वैक्सीन का कॉकटेल, पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई, दूसरी डोज में लोगों को लगाई कोवैक्सीन। वैक्सीन के कॉकटेल से अनहोनी की दहशत, 20 लोगों को लगाई गई कॉकटेल वैक्सीन। स्वास्थ्य अधिकारी कह रहे ऑल इज वेल। सिद्धार्थनगर के बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाकों के लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की दी गई थी, जिसके बाद उन्हें 14 मई को वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी थी। लेकिन औदही कला के 20 लोगों को स्वास्थ्य केंद्र में दूसरी डोज में कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन लगा दी गई, जिससे उन्हें वैक्सीन का कॉकटेल लग चुका है। इस बात की जानकारी के बाद से जहां हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं जिले के स्वास्थ्य अधिकारी निगरानी की जांच की बात कह रहे हैं। ये चूक तो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं, और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा वो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपना एक्शन लेंगे, और जैसे ऊपर की स्तर का होगा तो उस पर हम उसे अग्रसित करेंगे आगे इस तरह की कोई एक्शन। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहीं पर खत्म नहीं होती। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। देखिए, आज यहाँ लोटन से देवरवा घाट की तरफ जाने वाले पुल की तरफ लगभग 2 बंडल में बहुत सारी दवाएं फेंकी गई हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए निर्धारित अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों के लिए आपूर्ति की जाती है। ऐसी दवाएं हैं। देखिए, मैं इस पे कुछ दवाओं को दिखा रहा हूं जो जून 2021 में एक्सपायरी हैं। अभी ये दवाएं एक्सपायरी भी नहीं हुई हैं। देखिए, लिखा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल। सड़क के किनारे कूड़े के ढेर में पड़ी ये वो दवाएं हैं जो कई जिंदगियों को बचा सकती हैं। ये एक्सपायर्ड नहीं हैं, लेकिन उससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मचारियों ने इन्हें सड़क पर फेंक दिया है। एक तरफ सरकारी अस्पतालों में लोगों को दवाओं की कमी बताकर वापस कर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे पड़ी इन जीवनदायी दवाओं की तस्वीरें विभाग की पोल खोल रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार सप्लाई, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल, ये सब सरकारी अस्पताल के लिए दवाओं की आपूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है। तमाम सारे जो मरीज हैं वो अस्पतालों पर जाते हैं, उनको दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और उनको दवाएं बाहर से प्रेस्क्राइब की जाती हैं कि प्राइवेट दुकानों से आप दवा खरीदें, और यहाँ बंडल बोरी के बोरी दवाएं फेंकी गई हैं। लोगों को दवाएं मिल नहीं पा रही हैं इस आपात स्थिति में, और यहाँ दवाएं फेंकी गई हैं ला करके, जो दवाएं एक्सपायरी नहीं हैं। गरीब आपूर्ति लोग को दवा नहीं देते हैं पैसे के कारण, कहते हैं बाहर से जाके लो। दवाएं आप लोगों को नहीं मिल पाती हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि 2 बोरी दवाएं फेंकी गई हैं ला करके। गरीब लोगों को दवाएं नहीं मिल पाती हैं, बाहर का दवा लिखते हैं, बाहर का दवा लिखते हैं, और आप लोग जाते हैं तो वहाँ दवाएं नहीं मिल पाती हैं। सिद्धार्थनगर के लोटन देवरा इलाके में सड़क किनारे दवाएं पड़ी देखकर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं पर किसी शख्स ने इन दवाओं की हकीकत कैमरे में कैद की। विभाग की लापरवाही की इन तस्वीरों पर सीएमओ ने एक कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। अभी कुछ देर पहले हमारे संज्ञान में ये बातें आई थी, और उसका पुनः हमने तुरंत इस पर अपनी एक जांच टीम बनाकर और भेज रहा हूँ तुरंत, और वो जाकर जांच करके मुझे रिपोर्ट देगी। जैसी रिपोर्ट आएगी तो हम आपको बताएंगे। सिद्धार्थनगर की दोनों तस्वीरें नई नहीं हैं। गलत कोरोना वैक्सीन का मामला भी पहले 2 जिलों से सामने आ चुका है, तो वहीं सही दवाओं के कूड़ों के ढेर में फेंकने के मामले भी कई बार देखे गए हैं। इन दोनों तस्वीरों से साफ है कि हालात कैसे भी हों, जरूरतें कितनी भी हों, लेकिन विभागों में बैठे लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। सिद्धार्थनगर से सिंघेश की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सबक ये कि आप सचेत रहें। अगर दूसरी डोज लगवाने जाएं तो तय कर लें कि दूसरी डोज वही हो, उसी वैक्सीन की हो जिसमें आपने पहली डोज ली है। आगे बढ़ते हैं, अब क्षेत्रीय खबरें सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लखनऊ के केजीएमयू में नाराज संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। इनकी माने तो जब महामारी का कहर हावी था तब जान को खतरे में डालकर उन्होंने काम किया और अब उन्हें निकाल दिया गया है।
सीतापुर में शोधों की हरकतों से परेशान होकर नर्सिंग की छात्रा ने सुसाइड की कोशिश की। नींद की गोलियां खाने से उसकी हालत बिगड़ी। जिला अस्पताल में बाद में भर्ती कराया गया और वहां पर तैनात 3 तकनीकी सहायकों पर केस दर्ज कर लिया गया। बाराबंकी में मंदिर के पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। खमौली गांव में पुजारी की हत्या से दहशत का माहौल है। खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन हुआ है। सुल्तानपुर में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शिकायत मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कौशाम्बी में एक सरफिरे पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। मियापुर गांव में धारदार हथियार से पत्नी की हत्या के बाद पति मौके से फरार हो गया। पुलिस तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ में दबंगों की पिटाई के बाद अस्पताल में भर्ती युवक की मौत हो गई। दरअसल घर के पास ही दबंगों ने जानलेवा हमला किया था। मौत के बाद से रूपापुर गांव में दहशत का माहौल है। औरैया में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ काला दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया। 6 महीने पूरे होने पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एमएसपी पर सरकार से गारंटी बिल की मांग की। हरदोई में भी किसानों ने काला दिवस मनाया। ट्रैक्टर रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया। और सुपरफास्ट खबरों के बाद यहां वक्त हो गया एक ब्रेक का। फौरन लौटते हैं और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खास खबरों के बारे में बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की। यहाँ पर किस तरह की हलचल रहने वाली है। कोरोना कंट्रोल के लिए सीएम का तूफानी दौरा वो जारी है। बस्ती सिद्धार्थनगर में आज तैयारियों को जांचेंगे सीएम योगी। सुबह 10 बजे गोरखपुर से सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके बाद 10:40 पर सिद्धार्थनगर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में पहुंचेंगे और वहां का निरीक्षण करेंगे। सुबह 11 बजे पुलिस लाइन सभागार में ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी 12 बजे सिद्धार्थनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद दोपहर 1:25 पर सिद्धार्थनगर से बस्ती पुलिस लाइन के लिए रवाना हो जाएंगे। बस्ती के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। आगे दोपहर 2:30 बजे बस्ती के किसी गांव का भ्रमण करने के लिए जाएंगे और दोपहर 3 बजे अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ बस्ती में बैठक होगी। शाम 5:20 के आसपास लखनऊ पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उधर यूपी में कोरोना से जुड़े हुए मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है और ये सुनवाई दोपहर 2 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में कोर्ट को जानकारी देगी। तो वहीं केंद्र सरकार वैक्सीनेशन को लेकर अपना हलफनामा पेश करेगी। सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और सिद्धार्थ अजीत कुमार की डिवीजन बेंच में होगी। आपको बता दें पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र और यूपी सरकारों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए थे और कई बिंदुओं पर उनसे जवाब तलब भी किया था। इसके अलावा यूपी के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों की पहली बैठक आज होने जा रही है और इस बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। आज से ग्राम प्रधान अपना विधिवत काम शुरू करेंगे। इस बैठक में ग्राम प्रधानों की 6 समितियों का गठन होगा। बैठक कोविड प्रोटोकॉल के तहत की जाएगी। यूपी में चक्रवाती तूफान यास का भी असर आज दिख सकता है। कई जिलों में आज से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में चक्रवात यास का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने यूपी के कम से कम 27 जिलों में अगले 3 दिन यानी 27 से 29 मई तक भारी बारिश और तूफान जैसी स्थिति का अनुमान लगाया है। और आइए आपको उत्तराखंड की खास खबरों के बारे में बता दें। आज अचानक बुलाई गई है भाजपा कोर कमेटी की बैठक। देहरादून में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की खबर है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के आने से भाजपा में हलचल हो गई है। अचानक बुलाई कोर कमेटी की बैठक में संतोष के आने से गतिविधियां तेज हो गई। 3 दिन के प्रवास पर देहरादून में रहेंगे बीएल संतोष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और इसके बाद सरकार के कामकाज को लेकर भी बातचीत होगी। अलग अलग सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों से भी मुलाकात होगी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है 3 दिन के इस कार्यक्रम को। और इसी के साथ गंगा सवेरा में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं और फिर से एक बार खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।